और अब जो मेरी हेडिंग थी वो क्या थी? राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये देखिए, मैनेजमेंट और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चीज है, प्रबंधन और प्रशासन। अब राजस्थान का प्रबंधन और प्रशासन शुरू हो जाता है 1950 से। प्रारंभ कब से होता है? 50 से। देखिए 1950 क्यों हुआ? क्योंकि संविधान में उल्लेख था, देखिए इस चीज का। एक मंत्रालय बनाया अपने यहां, उसका एक विभाग बनाया, विभाग के साथ साथ क्या बनाया गया? एक निदेशालय बनाया, पूरा सिस्टम बनाया। इसलिए मैनेजमेंट तो शुरू होना ही था। तो राजस्थान में मैनेजमेंट कब शुरू हो जाता है? 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ। अब देखिए, जैसे ही ये 1950 से प्रारंभ हुआ तो अपने यहाँ पर सबसे बड़ा जो पदाधिकारी जो बिठाया गया, जिसे हम शिक्षा विभाग का क्या कहते हैं? अध्यक्ष। शिक्षा विभाग का क्या कहेंगे अपनी का? अध्यक्ष। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? शिक्षा मंत्री को। क्या कहेंगे हम? शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा मंत्री के पास देखिए, हमारी प्रारंभिक शिक्षा भी, माध्यमिक शिक्षा भी, संस्कृत शिक्षा भी, पंचायत राज की शिक्षा, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं उसको भी। और मंत्री एक ही होता है, विभाग बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, एक मंत्री को कई विभाग मिलते हैं चार्ज में, तो ऐसे ही उसको कई विभाग दिए जाते। विभाग हम पढ़ चुके हैं अपने कौन से? पहले प्रारंभिक, माध्यमिक और आजकल स्कूल शिक्षा। देखो अब यहां देखिए, शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग में कुछ भी होता है तो देखिए इससे त्यागपत्र मांगा जाता है शिक्षा मंत्री से। पेपर लीक हो जाता है एक स्कूल के अंदर 10वीं बोर्ड का, तो त्यागपत्र किससे मांगते हैं? शिक्षा मंत्री से। तुम्हारा सिस्टम फेल। क्यों भाई? क्योंकि विभाग का मुखिया से ही तो कहेंगे जाके। अब वो कहता है तो अरे मैं तो लंदन गया हुआ हूं, मैं तो यहां हूं ही नहीं, मुझे क्या पता पेपर आउट हुआ कि नहीं हुआ। वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको जवाब देना है, क्या कहना है। इसलिए जिम्मेदार कौन होता है? मुखिया ही होता है हमेशा, चाहे वो घटना को जानता हो या नहीं भी जानता। जवाबदेहिता तो किसकी होगी? मुखिया की। क्यों? क्योंकि आप उस विभाग के क्या हो? मुखिया हो। नकल का प्रकरण बन गया तो भी जवाब इसी को देना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर त्यागपत्र किससे मांगते हैं? मंत्री महोदय से ही मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रमुख रूप से मुखिया कौन होता है? यही। अब देखिए, इस मुखिया के नीचे दो तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं अपने यहां। एक कानून बनाने वाली इंस्टीट्यूट होती है और एक कानून को लागू करने वाली, यानी एक प्रबंधन और एक प्रशासन को देखने वाली। दो तरह की चीजें हैं। एक आता है सचिवालय और एक आता है निदेशालय। निदेशालय दो चीजें हैं। निदेशालय तो कहां खोला था? बीकानेर। और सचिवालय को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रेटरीट। ये कहां पर है? जहां विभाग होता है ना, अभी नाम बताया था मैंने, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग। विभाग हमेशा कहां चलता है? सचिवालय में। और निदेशालय अपना अलग होता है। ये जो कानून बनाएगा उस कानून को लागू ये करेंगे, ये जो नीति बनाएंगे उस नीति को लागू करेगा ये सिस्टम है संवैधानिक। और इन दोनों के ऊपर कौन है? अध्यक्ष बैठा है। देखो विभाग कब आया? 50 में। निदेशालय कब आया? 50 में। क्योंकि संवैधानिक है ये सब चीजें। जब संविधान लागू हुआ तो सारा सिस्टम आ गया। इस तरह से देखिए, सचिवालय, सचिवों का घर, सचिव प्लस आलय, हिंदी में क्या कहेंगे? सचिवों का घर। ये घर कहाँ है? जयपुर में। देखिए सचिवों का घर। अब सचिव कौन बनेगा? बात ये आती है यहां। और सचिव बनेगा कौन, उस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इस घर का मुखिया कौन होगा? जो सबसे बड़ा सचिव होगा। भाई सारे मंत्रियों का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सारे मंत्रियों का मुखिया कौन है? जो मंत्रियों में मुख्य हो। तो सारे सचिवों में से क्या हो? मुख्य हो। वही इस घर का क्या बनेगा? मुखिया। क्या नाम होता है? मुख्य सचिव। इसका मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव।
और मुख्य सचिव कौन है आज के दिन? क्या नाम बताया? उषा शर्मा। देखो इस पूरे घर की मुखिया, सारे सचिव यहीं बैठते हैं हमारे। सचिवालय अंग्रेजी में सेक्रेटरीट। किस किसने देखा है भाई? अंदर तो कोई नहीं जाने देगा, बाहर से तो देखा होगा घर को। जयपुर में देखिए, बाहर जब जाओगे स्टेचू सर्किल के पास वाले एरिया में, वहां लिखा मिलेगा आपको सचिवालय। कम से कम ये लिखा ही देख लेना कभी जयपुर आए हो तो आप लोग, क्योंकि पूरे राजस्थान की सरकार यहां से चलती है। ये सचिव चलाते हैं, अपने अपने विभाग के मुखिया होते हैं ये भाई। मंत्री और ये तो बदलते रहते हैं, लेकिन सचिव नहीं बदलते, वो तो यही रहना सेक्रेटरीट में। अब थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ, सेक्रेटरीट में लोग आते कैसे हैं, यहाँ लिख के बताता हूँ। देखो, नई भर्ती होती है, नया लड़का बनता है IAS। क्या बनता है भाई? IAS। और नए लड़के को जब IAS बनता है तो 2 जगह लगाते हैं, या तो किसी जिले का जिला कलेक्टर या किसी विभाग का निदेशक। और ये सबसे छोटी पोस्ट होती है कलेक्टर। आप और हम समझते हैं कि कलेक्टर बहुत बड़ा होता है, IAS में सबसे छोटा होता है कलेक्टर। अब आप देख लीजिए, आप जो IAS होता है वो सबसे छोटा कौन होगा? कलेक्टर होता है। या तो निदेशक बनाओ या कलेक्टर बनाओ या किसी डिपार्टमेंट में कुछ और बना दो। अब उस IAS का जब प्रमोशन होता है, कलेक्टर के बाद बनता है वो आयुक्त। अब किसी जिले का कलेक्टर नहीं बन सकता वो, अंग्रेजी में कहते हैं कमिश्नर। क्या कहते हैं? और कमिश्नर आपको पता है कई जिलों पर एक होता है। तो एक जिले का मालिक कैसे हो सकता है जो कई जिलों का मालिक हो? तो डिमोशन थोड़ी होता है, क्या होता है? प्रमोशन ही होता है। ये आयुक्त बन गया। देखिए, अब उसके बाद देखिए फिर इसकी एंट्री होती है सचिवालय में यहाँ, और यहाँ आने पर कहलाता है शासन सचिव। अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और हिंदी में शासन सचिव। शासन सचिव जो होता है, एक विभाग का एक होता है, एक विभाग एक मुखिया। अगर देखिए किसी एक सचिव को 2 विभाग देने, 3 देने, 4 देने, 5 देने हैं, तो देखिए इससे ऊपर का चाहिए। यहां तो एक मंत्री और एक उसको क्या मिलेगा? सचिव मिलेगा इसका। अगर देखिए 2 विभागों का मुखिया बनाना है तो उसको पता है क्या कहते हैं? प्रमुख शासन सचिव। एक से ज्यादा कितने? 2। और 2 से ज्यादा अगर विभाग देने हैं तो उसको पता है क्या कहते हैं? उस IAS को अतिरिक्त मुख्य सचिव। क्या कहेंगे हम उसको? और शॉर्ट में कहते हैं ACS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। इसके ऊपर एक ही होता है, चीफ सेक्रेटरी बस। लास्ट प्रमोशन IAS का ये होता है। देखो लास्ट में तो क्या बनता है वो? CS कौन होता है? मुख्य सचिव। चीफ सेक्रेटरी हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? मुख्य सचिव। ये मोटा मोटा खाका बताया आपको IASों का, कि थोड़ी सी जानकारी तो हमें होनी चाहिए कि कौन IAS किस तरह का, किस कैडर के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ देखो IAS कलेक्टर या निदेशक, प्रमोशन होने पर आयुक्त, आयुक्त के बाद अब ये देखिए 3 लोग सेक्रेटरीट में बैठते हैं और किसी ना किसी विभाग का मुखिया होता है। जैसे चिकित्सा विभाग, एक ही विभाग देना है तो ये, चिकित्सा और कृषि देनी है तो 2, और 2 से ज्यादा देने हैं तो ये इनका देखिए कैडर होता है। तो बताओ वर्तमान में हमारे शिक्षा विभाग का देखिए इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो शिक्षा सचिव बनाएगा? क्योंकि तीनों तो हो नहीं सकते, एक होगा इनमें से तीनों में से कोई। बताओ कौन है? पहले तो देखिए यहां पर अलग व्यक्ति थे, वो रिटायर हो गए, PK गोयल साहब। PK गोयल साहब क्या हो गए? रिटायर हो गए। पवन कुमार गोयल जी रिटायर हो गए, वो ACS थे। और वो 1-2 विभाग नहीं, कई विभागों के मुखिया थे। साक्षरता विभाग उन्हीं के पास था, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, और एक और थी ये महिला एवं बाल विकास विभाग। 5 विभाग थे उनके पास। तो देखिए मैंने बताया 2 से ज्यादा होगा तो इतने ही होंगे उसके पास। इन सब का मुखिया था वो। अगर एक विभाग देना है तो किसको लगाएंगे? 2 लगाएंगे तो, 2 से ज्यादा लगाएंगे तो, और सारे विभागों का मुखिया वो तो अपने आप ही मुख्यमंत्री की तरह होता है। CS एक ही व्यक्ति से बात करता है, मुख्यमंत्री से।
उसके कैडर का वही होता है CS का। उधर वो मंत्रियों का मुखिया और इधर ये सचिवों का मुखिया। मंत्री किससे बात करेगा? इनसे बात करेगा, क्योंकि इधर मंत्री अपने विभाग का मुखिया, तो ये सरकारी नौकरी में देखिए वो मुखिया है उस विभाग के, दोनों साथ चलते हैं, मंत्री और ये। तो इस तरह से ये कैडर बना हुआ है। तो मुझे तो शिक्षा विभाग का बता दो ताकि मैं लिख दूं, यह खाली जगह पड़ी है कि यहां शिक्षा विभाग का मुखिया कौन बनेगा। इन तीनों में से तीनों ही बन सकते हैं, सरकार चाहे जिसको बना सकती है, इन तीनों में से। याद रखना ये वर्तमान में अर्पणा अरोड़ा जी हैं, ACS है वो। क्या है वो? ACS कैडर की है। ACS के पास कितने विभाग है? 5 विभाग है जो PK गोयल साहब के पास थे, वो इनको दे दिया। क्यों दे देते हैं भाई? क्योंकि एक ही व्यक्ति से कई विभागों में तालमेल बिठाना हो, काम करवाना हो, तो एक ही व्यक्ति का ऑर्डर मानेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी है, वो बाल एवं महिला विकास का आदेश क्यों मानेगा भाई? माने नहीं भी माने, लेकिन ACS एक ही है, बाल का भी वही है, शिक्षा का भी वही है, तो आदेश मानना पड़ेगा। तो देखिए आंगनबाड़ी जो स्कूलों में शिफ्ट हो रही है ना, वो इसीलिए बाल विकास विभाग भी उसी के पास है और शिक्षा विभाग भी उसी के पास, इसलिए एक आदेश से दोनों काम हो जाते हैं। और ये साक्षरता के कार्यक्रम चलते हैं, उसका मुखिया भी एक है, साक्षरता के काम भी करने पड़ेंगे माठ साहब को। क्यों? क्योंकि उनका मुखिया एक ही है। अगर अलग अलग मुखिया होते तो नहीं भी करे, तो अलग अलग चीजें होती है। इसलिए कई विभागों में समायोजन करने के लिए क्या बनाया गया है? ये कैडर बनाया गया है। तो अब लिख लो अपने, देखिए सचिवालय में हमारे शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होगा? या तो होगा अतिरिक्त मुख्य सचिव होगा, ACS, या प्रमुख शासन सचिव होगा, या शासन सचिव होगा। देखो कई बार इन चीजों का हमें पता नहीं होता, धीरे धीरे सीख जाते हैं। रजिस्टर के पिछले पन्ने पे लिख लेना चाहिए IASओं को ये। अगर याद नहीं रहते तो बोर्ड की चीजों को उतार लिया करो अलग से, ताकि पता तो लगे कौन बड़ा है कौन छोटा। ये क्या है? ये तो DC है, DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये तो ये है, इस कैडर का है। और इसके बाद क्या बनेगा? आयुक्त। उसके बाद और सबसे लास्ट फिर अपने घर जाओ, रिटायरमेंट। फिर देखिए कई लोग पता क्या लगाते हैं? भूतपूर्व IAS। ये कौन सा पद होता है भाई? हैं? लगाते हैं कि नहीं लगाते? लोगों को देखा होगा, भूतपूर्व RS अधिकारी। भाई भूतपूर्व कौन सा पद हो गया? भूतपूर्व सैनिक, ये कौन सा पद होता है? जब आपके पास पद ही नहीं है तो आपकी पहचान क्या है? एक सामान्य नागरिक। आप क्या बन गए? अब उसके बाद आप पद पे रहते हैं तो आप एक सामान्य नागरिक नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अलग है। लेकिन उस पद से आपने त्याग पत्र दिया, रिटायर हो गए, बर्खास्त हो गए, तो अब आप क्या बन गए? एक सामान्य नागरिक बन गए। लेकिन आप देखा करो, आप लिखा रहता है बहुत सी जगह भूतपूर्व। देखा है नहीं देखा? कभी सुना भी होगा, और भी नहीं तो शादी के कार्ड में ही लिख देंगे, कहीं जगह नहीं मिलेंगे तो। अच्छा, कई लोग तो देखिए कार्डों में अपने गांव के जो होते हैं ना परिवार के, उनके सबके पद लिख के और देते हैं। अरे जिनको आप कार्ड दे रहे हैं वो आपको जानते हैं ऑलरेडी, वहां पद लिखने की कहां जरूरत है? ये तो बताओ। तभी तो आप कार्ड दे रहे हैं। अननोन को दियाते हो क्या? बताओ, आप एक बात दे के आते हो क्या अननोन को? अननोन को दिया वो आएगा भी नहीं, जो आपको जानता ही नहीं है। उतारो जल्दी से, इनको पिछले पन्ने पर उतार लेना कहीं भी, जहां आसानी से आप कभी समझ सके इन चीजों को, ये कौन है। नीचे लिखो तो कार्य, इस सचिवालय का कार्य क्या है भाई? शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना।
और फिर पढ़ेंगे इसके बाद निदेशालय को। हम कहते हैं ना पॉलिसी मेकर, आईएएस तो एसी कमरे में बैठ के नीति बनाते हैं, उनको क्या पता बाजरा कैसे पैदा होता है रेत के धोरों में। तो ये वही कमरा है ये, जहाँ एसी कमरों में बैठ के क्या बनती है, पॉलिसी बनती है, हर विभाग की बनती है। और इन तीनों में से वो व्यक्ति कहलाएगा क्या, शिक्षा सचिव कहते हैं हम इसको। क्या कहलाएगा वो व्यक्ति, शिक्षा सचिव, एजुकेशन सेक्रेटरी, किसी को भी ये पद मिलेगा। वो हर विभाग का एक सचिव होता है जिसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है विभाग का। चिकित्सा सचिव, कृषि सचिव, शिक्षा सचिव, और डिपार्टमेंट हमें पढ़ने ही नहीं है, हमें तो केवल अपना क्या पढ़ना है, शिक्षा विभाग। ये हटा दो इधर वाला। चले निदेशालय। यहां जो नीति बनाई है उन नीतियों को क्रियान्वित करना किसका काम है, निदेशालय का। तो मूल काम देखो इसका कार्य क्या है, शैक्षिक नीतियों को क्रियान्वित करना, यह है मूल काम। देखो शैक्षिक नीतियों को क्या करना, क्रियान्वित। क्रियान्वित का मतलब होता है लागू करना। क्रियान्वित का मतलब क्या है, लागू करना। पूरे प्रदेश में लागू करने की जिम्मेदारी इसकी। ये तो बना के पीछे आराम से बैठ गए इसी कमरे में, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और अब इसकी जिम्मेदारी है लागू करवाना। किसकी, निदेशालय की। निदेशालय का मुखिया कौन होता है, निदेशक, डायरेक्टर। निदेशालय का मुखिया कौन होता है, निदेशक, और वो कहलाता है आईएएस। वर्तमान में निदेशक कौन है, उनको निलंबित कर दिया, कल सस्पेंड कर दिया, ये ना हो एपीओ कर दिया उनको, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, हटा दिया। क्योंकि अभी डीपीसी हुई थी, एक पेपर चोर उसके अंदर देखिए डीपीसी में प्रमोट हो गया, नाम नहीं हटा। तो डीपीसी ये थोड़ी करते हैं, नीचे वाले का कर्मचारी काम करते हैं ना, बाबू वगैरह जो भी डीपीसी काम को, लेकिन मुखिया को हटना पड़ा पद से। देख लो आप, हटाया किसको, मुखिया को। स्कूल के अंदर अगर कोई टीचर किसी प्रकार की देखिए गलतियां करता है तो सबसे पहले गाज किस पे गिरती है, स्कूल के प्रिंसिपल पे। वो तो मरेगा ही जिसने गलती की है, लेकिन साथ में अधिकारी भी चला जाता है। क्यों, अधिकारी क्यों गया भाई, क्योंकि जिम्मेदार तो वो था ना मुखिया, आपने उसकी गतिविधियों की निगरानी नहीं की, लापरवाही बरती है। अगर यहां गौरव अग्रवाल जी बहुत अच्छे निदेशक थे, अगर इन्होंने तो भाई उनको क्या पता 10,000 लोगों की डीपीसी हो रही, 10,000 नामों को थोड़ी जानते। ये जिम्मेदारी तो किसकी थी, जहां से नाम चल के आया था उनकी थी। उनको कहना चाहिए था ये नाम हटाओ, उन्होंने नहीं हटाया। लेकिन फिर भी मुखिया को देखिए इस खामियाजा भुगतना पड़ा गौरव अग्रवाल जी को। तो इस समय कोई नहीं है निदेशक, पोस्ट क्या होगी, खाली हो गई। देखिए जब बनेंगे अखबार में न्यूज आ जाएगी आप लोगों के पास, हो सकता है शाम तक ऑर्डर हो जाए किसी को, क्योंकि लगाना तो पड़ेगा निदेशक। तो वो देखते हैं कि किसको लगाते हैं। तो बनेगा कौन निदेशक, आईएएस। अब देखिए निदेशालय 2, निदेशक 1। दोबारा सुनना, निदेशालय, निदेशक। क्यों, क्योंकि जब शिक्षा ही एक होगी तो ऑफिस ही तो अलग अलग है काम, लेकिन व्यक्ति एक ही काम करेगा। 2 व्यक्ति कैसे बैठ सकते हैं एक पोस्ट पे, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ये इसका भी नाम बदल जाएगा। निदेशालय का नाम क्या हो जाएगा, स्कूल शिक्षा निदेशालय, तो एक बैठेगा। तो इस तरह से देखिए ये थी अपने इसके अंदर निदेशक आईएएस। मूल काम क्या है, आज के दिन देखिए कितने निदेशालय हैं, 2। ये याद रखना संख्या तो, लेकिन नीचे नोट लगवा के लिखवा दूंगा इस चीज को मैं, पहले आप लिख लो। लिखो नीचे नोट लगा के। वर्तमान में, यहां लिखना इसके नीचे ही, वर्तमान में 2 निदेशालय हैं। वर्तमान में 2 निदेशालय हैं।
2 निदेशालय हैं, लेकिन निदेशक एक ही होता है। निदेशक एक ही होता है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये चीजें थी अपने यहां राजस्थान का प्रबंधन और प्रशासन। देखो, ये पॉलिसी बनाने वाले, ये पॉलिसियों को लागू करने वाले। लेकिन अब हमारे यहाँ एक नई पद्धति आ गई थी जिसका नाम क्या था? स्कूल शिक्षा पद्धति आई थी। कब आई थी? 8/8/18। और इस पद्धति ने प्रबंधन और प्रशासन का नया पैटर्न दिया हमें, और उस नए पैटर्न को पढ़ेंगे हमें। तो लिखो, अब हेडिंग डालो, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। लिख देता हूं बोर्ड पे, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति, ये कब लागू हुई थी? ये पद्धति 8/8/18। देखो, याद रखना ये चीज। और इस पद्धति में देखिए अपने स्तर बना दिए अलग अलग। पहले पंचायत लेवल पर कोई अधिकारी नहीं बैठता था, अब बैठने लगा है 2018 के बाद। PEEO नाम सुना हो आपने। अब मॉनिटरिंग 5 स्तर पर होने लगी। पहले 4 ही लेवल होते थे, अब कितने आए इस नई पद्धति में? 5। 5वें लेवल की हम बात करेंगे। पहले एक लाइन लिख लो इसके अंदर, लिखिए 8 अगस्त 2018 को 8 अगस्त 2018 को राजस्थान में 8 अगस्त 2018 को राजस्थान में एकीकृत स्कूल शिक्षा पद्धति लागू की गई। एकीकृत स्कूल शिक्षा पद्धति लागू की गई जो प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक प्रबंधन एवं प्रशासन का कार्य करेगी। 12वीं तक प्रबंधन एवं प्रशासन का कार्य करेगी। पैराग्राफ बदल के लिखो, स्कूल शिक्षा में प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए, स्कूल शिक्षा में प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए 5 स्तर बनाए गए हैं। 5 स्तर बनाए गए हैं। कितने स्तर बना दिए? 5। देखो, सबसे पहले कौन सा स्तर आएगा? राज्य स्तर। भाई पहला स्तर, बात आती है राज्य स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? राज्य स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होगा शिक्षा सचिव। कौन होगा? शिक्षा सचिव। और वैसे देखा जाए तो मंत्री होगा शिक्षा विभाग का। कौन होगा? मंत्री होगा। देखिए, शिक्षा मंत्री। ये दोनों साथ चलते हैं। इसके बाद देखिए फिर आता है, राज्य स्तर के बाद आता है संभाग। संभाग कितने हैं भाई?
शिक्षा विभाग को कितने संभागों में बांटा गया है? 9 में बांटा गया है। कितने हैं? ये जो संभाग आप बता रहे थे ना 7, वो तो प्रशासन के हैं भाई। हर डिपार्टमेंट के विभाग अलग अलग होते हैं। पुलिस के अलग हैं, प्रशासन के अलग हैं, और उसके अलावा शिक्षा के अलग है, चिकित्सा के अलग है, कृषि के अलग है, सबके संभाग अलग होते हैं। लेकिन आप लोग जीके में पढ़ते किसको? प्रशासन, इसलिए ज्ञान उन्हीं का है। लेकिन आज हम देख रहे हैं संभाग। संभाग लेवल पर देखिए, जो अधिकारी होता है अपने यहाँ पर, उसे कहते हैं संयुक्त निदेशक। कौन होता है? संयुक्त निदेशक। शॉर्ट में इसे कहते हैं जेडी। जेडी का मतलब जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर। अब ये जॉइंट डायरेक्टर आईएएस होता है कि आरएएस होता है? आईएएस होता है या आरएएस होता है? ना ये आईएएस है ना ये आरएएस है। तो फिर कौन है? शिक्षा विभाग का होता है ये अधिकारी। चलो और चलते हैं। संभाग के बाद आता है जिला स्तर। बताओ जिला लेवल पर कौन होगा? कौन होगा जिले में? मुखिया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होगा भी। कौन होगा यहां? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, शॉर्ट में कहते हैं CDO। देखो डी आ गया तो अपने आप पकड़ में आ गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है ये। पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था करना इसकी जिम्मेदारी है। चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हिंदी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। इनके नीचे देखिए, जिले के बाद कौन सा लेवल होता है? खंड स्तर होता है, ब्लॉक। अंग्रेजी में ब्लॉक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? खंड कह देते हैं। देखो खंड लेवल पर देखिए, केवल ये अंतर आ जाएगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या बन जाएगा? खंड बन जाएगा। देखो वही देखिए, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। डी की जगह क्या लिख दूं? अब बी लिख दो बस, बाकी वही है सेम। देखो ब्लॉक चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन गया। देखो अब इसके बाद सबसे नीचे लेवल का स्तर देखो, पंचायत। पंचायत स्तर पर अधिकारी कौन होता है? उसे कहा जाता है, पंचायत लेवल पर जो होता है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। क्या है? PEEO। अब पंचायत में तो 12वीं तक का स्कूल भी होता है, 10वीं तक का भी, और 8वीं तक का भी, और 5वीं तक का भी, सारे स्कूल होते थे। तो ये कौन से लेवल का अधिकारी था? केवल 8वीं तक के स्कूलों का। 10वीं के स्कूल में नहीं जा सकता, 12वीं के में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका कैडर ही यही है। केवल कौन सी स्कूलों का अधिकारी होगा ये, और इस तरह से उसका नाम क्या होगा? PEEO। अच्छा एक चीज, जहां पंचायत नहीं है, जैसे शहरी क्षेत्र है जयपुर, जैसे दूसरा जिला लेते हैं सीकर, झुंझुनू, तो जिले के अंदर भी स्कूल होते हैं, 10-15 स्कूल होते हैं, उनका अधिकारी कौन होगा? तो भाई पंचायत लेवल का तो पंचायत पे ही बैठेगा, शहरी क्षेत्र में तो आ नहीं सकता। तो शहरी क्षेत्र में अधिकारी कौन होता है? ये बताओ, एक बहुत अच्छा सवाल है ये। शहरी क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? देखिए पंचायत के बाद तो खंड तो होते ही हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव, सब में होते हैं खंड। उसके बाद जिला भी होता है, उसके बाद संभाग भी होता है। लेकिन ये गड़बड़ है, यहाँ पंचायत नहीं होती शहर में। उसकी जगह देखिए हम नाम क्या लिखते हैं? शहरी क्षेत्र। यहां लिख देता हूं नीचे, शहरी क्षेत्र। शहरी शहरी क्षेत्र में कौन अधिकारी होगा? ये आप तो ये बताओ जल्दी से, कभी सुना हो? पंचायत लेवल का तो बता दिया, PEEO, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। लेकिन शहरी क्षेत्र का सोच के बताओ, सुना हो नाम?
देखिए शहरी क्षेत्र का अधिकारी होता है UCEEO, अर्बन क्लस्टर। बाकी तो पढ़ना आता है आपको भाई, यही तो नहीं आ रहा। यूसी क्या है? अर्बन क्लस्टर। अर्बन मानी शहर, क्लस्टर मानी संकुल, क्योंकि संकुल तो पढ़ ही रहे हैं, शहरी संकुल हो गया ये। आगे का तो पढ़ना आता है, मुझे पढ़वाने की आवश्यकता नहीं। क्या लिखा आगे? आगे क्या है? आपके सामने है, देखिए हिंदी में क्या लिख देंगे? शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ये लो, कौन बनेगा? ये शहर का जो सबसे बड़ा स्कूल है ना 12वीं तक का, उसके प्रिंसिपल को कहा जाएगा UCEO। पंचायत लेवल पे कौन बनेगा? पंचायत पे जो 12वीं तक का सीनियर स्कूल है गवर्नमेंट का, उसका प्रिंसिपल क्या कहलाएगा? PO कहलाता है। वो प्रिंसिपल ही PO होता है, और यहां भी प्रिंसिपल ही क्या होता है? PO होता है। उतारो अब इस चीज को। सरकार द्वारा किसी एक को नोडल बनाती है सरकारी आदेशों से, ऐसे नहीं मनमर्जी से किसी को। जो पुराने समय से चला आ रहा है, पुराना स्कूल होता है, प्रतिष्ठापित होता है, उसको देते हैं सामान्यतः। जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा हो, उसको दी जाती है जिम्मेदारी, ताकि वो काम आसानी से कर सके। कितने स्तर हो गए? 5 स्तर को पढ़ेंगे हम डिटेल से एक एक करके। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कौन बन सकता है, खंड शिक्षा अधिकारी कौन बन सकता है, संयुक्त निदेशक कौन बन सकता है। तो ये इधर का आप उतार लेना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अधिकारियों की बात कर लेते। एक बार आप पेन को रोक दी, समझिए। देखिए सबसे पहले जो अधिकारी होते थे अपने, होता था HM, सबसे छोटा अधिकारी होता था हेड मास्टर। 8वीं तक का नहीं, 10वीं के स्कूल का। 8वीं तक का हेडमास्टर नहीं होता, वो तो वरिष्ठ अध्यापक होता है। क्या होता है? 2nd ग्रेड का टीचर होता है वो। लेकिन 10वीं के स्कूल में होता था हेडमास्टर, क्योंकि पहले 10वीं तक ही तो थे अपने स्कूल। कॉलेज में प्रिंसिपल और 10वीं तक हेडमास्टर। इंग्लैंड में भी आज प्रिंसिपल नहीं होता स्कूल में, हेडमास्टर ही होता है, क्योंकि उनके 10वीं तक ही चलते हैं। और अंग्रेजों की छाप हमारे ऊपर थी। आप सोच रहे हैं कि अमेरिका में भी ऐसे ही चलता है, ऐसा सिस्टम नहीं है। कनाडा में भी ऐसे ही चलता है। कनाडा में तो देखिए न राज्य लेवल पे कुछ होता है, ना इस वो नेशनल लेवल पे कुछ होता है। केवल जिलों को दे रखे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने स्कूल को चलाना। मंत्रालय कुछ नहीं है, विभाग वगैरह कुछ नहीं है वहाँ। हर देश की अलग सिस्टम है एजुकेशन। तो मैं तो आपको अपने यहाँ का बता रहा हूँ। सबसे छोटा अधिकारी कौन होता था? हेड मास्टर हुआ करता था। ये विलुप्त हो गया अब, और इसको क्या बना दिया? वाइस प्रिंसिपल बना दिया। देखो क्या बना दिया इसको? वाइस प्रिंसिपल। सैलरी वही है वाइस प्रिंसिपल की, इसकी दोनों की 5400 ग्रेड पे। वाइस प्रिंसिपल हमारा SDM के बराबर होता है तनख्वाह में। MBBS करके डॉक्टर आते हैं, उसके बराबर सैलरी मिलती है। RPS के बराबर सैलरी मिलती है, सबकी सेम होती है। स्टेट कैडर 5400 ग्रेड पे ये, क्योंकि अब नाम बदल गया ना, हेडमास्टर तो विलुप्त और अब ये बच्चा। अब ये कौन बनेगा वाइस प्रिंसिपल? आज की स्थिति लेक्चरर बनेगा। कौन बनेगा? जो लेक्चरर है क्या बनेगा? वाइस प्रिंसिपल। लेक्चरर होता है 4800 ग्रेड पे का, तहसीलदार के बराबर 4800 ग्रेड पे का। लेकिन वाइस प्रिंसिपल 5400 ग्रेड पे का। अब वाइस प्रिंसिपल या हेडमास्टर का प्रमोशन होता है तो वो बनता है प्राचार्य। पहले कहते थे प्रधानाचार्य। 2022 में नए नियम आए तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? प्राचार्य। इंग्लिश में नाम है प्रिंसिपल। यहां देखिए प्रिंसिपल बन गया। ये भी प्रिंसिपल बनता है और ये भी प्रिंसिपल। पहले लेक्चरर देखिए 20-22 साल तक लेक्चरर रहता था, प्रिंसिपल नहीं बन पाता था, क्योंकि हेडमास्टर की भर्ती होती थी, इसलिए हेडमास्टर बनते थे प्रिंसिपल। और उस भर्ती में लेक्चरर भी बैठता था, 3rd ग्रेड भी, 2nd ग्रेड भी, जिसमें दम होता वो पास हो जाया करता था, और वो क्या बन जाते थे? प्रिंसिपल बनते थे। अब देखिए जो 20 साल लेक्चरर की नौकरी करने के बाद प्रिंसिपल बनेगा, 2-4 साल में रिटायर हो जाया करते थे। तो लेक्चरर कभी प्रिंसिपल से आगे नहीं पहुंच पाए। आज तक के इतिहास में 1-2 व्यक्ति DO बने थे, जिला शिक्षा अधिकारी लेक्चरर।
तो फिर जिला शिक्षा अधिकारी कौन बनते थे? पहले हेडमास्टर ही बना करते थे। क्या बनते थे? जिला शिक्षा अधिकारी। देखो शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। देखो ये होता था प्रिंसिपल के बाद। अब देखिए डीओ का प्रमोशन होता है तो बनता है उपनिदेशक। क्या बनेगा? उपनिदेशक को अंग्रेजी में कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर, डी। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डिप्टी डायरेक्टर को डी, और हिंदी में उपनिदेशक। उपनिदेशक का प्रमोशन होता है तो वो बनता है संयुक्त निदेशक, और इसे शॉर्ट में कहते हैं जेडी। देखो ऐसा लग रहा है ये नाम तो कहीं आया था, देखो ये रहा। तभी मैंने कहा था ना तो वो आईएएस होता है ना वो आरएएस होता है, शिक्षा विभाग का ही अधिकारी होता है। इसके बाद आखिरी प्रमोशन होता है अतिरिक्त निदेशक, एडी। 3 ही पोस्ट है पूरे राजस्थान में। और एडी कौन बनेगा? जो सबसे कम उम्र में हेडमास्टर बना वो एडी बनेगा। या आज के जमाने की देखें, जो सबसे कम उम्र में लेक्चरर बनेगा वो एक दिन कहां पहुंच जाएगा? एडी पर पहुंच जाएगा। शॉर्ट में कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर को एडी। ये देखिए वो जाके वहां जाके बनेगा। आप अब आप समझ गए कि किस तरह से शिक्षा विभाग के प्रमोशन होते हैं। ये सारणी आपके मस्तिष्क पटल पर होनी चाहिए एवरी टाइम, और एक सपना भी होना चाहिए आपके पास, क्यों नहीं देखिए हम जल्दी से लेक्चरर बन जाएं और इस अधिकारी ग्रेड में भी आएं। जितना लेट करोगे प्रमोशन में उतने ही पीछे होते जाओगे, जितना जल्दी आओगे उतना आगे बढ़ोगे। पिछली भर्ती में 21, 22 साल के लड़के और लड़कियां बन गए। देखिए वो एक दिन कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर तक आएंगे। ऊपर मात्र 3 ही पोस्ट है, एक बीकानेर, एक जयपुर, एक उदयपुर। कितनी पोस्ट है? और यहां पहुंचना इतना आसान है। अब तक 3 ही बने हैं। देखिए एडी, क्योंकि रिटायर हो जाते। आपको पता प्रिंसिपल ही बुढ़ापे में बनते थे, डीओ तो बिल्कुल जर्जर अवस्था आ जाती 60 साल के नजदीक, तो ये पद खाली रहा करते थे। लेकिन अब प्रमोशन जल्दी जल्दी होने लगे। इन पदों को क्या किया जाता है? भरा जाना। रजिस्टर के पिछले हिस्से पर उतार लेना, ये वाली कहानी में पूछूंगा डीओ से छोटा कौन होता है, डीओ से बड़ा कौन होता है, जेडी से बड़ा कौन है, और उससे छोटा मस्तिष्क पटल पे होना चाहिए। कल स्कूल में जाओ और आपको सूचना मिले जेडी साहब आ रहे हैं, आप पूछ रहे ये कौन होता है जेडी? लोग हंसेंगे। और तो इसलिए पता होना चाहिए जेडी कौन है। एडी से छोटा, डीडी से बड़ा होता है जेडी साहब। और कल जो हम पढ़ेंगे ये पद्धति पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। यहाँ कौन कौन से अधिकारी हैं, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, क्या क्या काम करते हैं, ये सब अपने अपने लेवल पर जो काम करते हैं। अतिरिक्त निदेशक के ऊपर एक ही होता है डायरेक्टर आईएएस, और वो देखिए अपने निदेशालय का क्या था? मुखिया होता है। इस तरह से कल हम बात करेंगे इन पे, ठीक है भाई? उतार लेना ये सारी चीजें, और कल राज्य स्तरीय शिक्षा संकुल पढ़ेंगे हम।